हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्री। मेरा नाम है अंशुल गुप्ता और आज हम वेक्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स को समझने के लिए सिर्फ एक चीज समझनी है आपको कि वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें 10 + 10 हमेशा 20 नहीं होता, जिनमें 3 + 4 हमेशा 7 नहीं होता। और इसे समझाने के लिए मैं एक बहुत सिंपल वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल लेना चाहूंगा जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सबसे आसानी से जो क्वांटिटी समझ में आती है वेक्टर्स की वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर आपने क्लास 9th में नहीं पढ़ा है तो मैं डेफिनेशन बता दूं, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन योर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो कुछ भी करने से पहले ये समझ लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज को अलग से क्यों पढ़ना पड़ता है। जो अभी तक का मैथ्स था 3 + 4 7 होता है, 5 - 2 3 होता है, वो अब क्यों नहीं चलेगा, अब हमें क्यों कुछ अलग सीखने की जरूरत है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन योर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसको समझो, मान लो आप अपने घर से चले और 4 किलोमीटर राइट साइड गए। कितने गए? 4 किलोमीटर। उसके बाद आप 1 सेकेंड यहां पर वेट किए और फिर आगे चल दिए और फिर फर्दर कितना किलोमीटर गए? 3 किलोमीटर। तो फाइनली आप यहां पर पहुंच गए। अब अगर मैंने पूछा कि बच्चों घर से आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, 4 गए थे फिर 3 और आगे गए तो डिस्प्लेसमेंट इज 7 किलोमीटर। आप क्यों बोल रहे थे कि कुछ नया सीखना पड़ेगा? ये तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट केस में आप आगे गए 4 किलोमीटर, 1 सेकेंड को रुके और फिर आप एक सीढ़ी पकड़ के ऊपर चले गए। ठीक है, 3 किलोमीटर ऊपर की डायरेक्शन में चले गए। अब आप शुरू यहां से किए थे मोशन और कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए। तो फिर से सोचो, क्या अब आपका डिस्प्लेसमेंट फिर से 7 किलोमीटर होगा? क्या आप अपनी इनिशियल पोजीशन से 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे पहुंच गए हो, दूरी पर पहुंच गए हो? क्या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन 7 किलोमीटर लगता है आपको? तो आप बोलोगे सर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि आपने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनाया है तो हाइपोटेनस जो है उसकी वैल्यू हमें निकालना आती है। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होती है? हाइपोटेनस की वैल्यू होती है √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बच्चों ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको नहीं याद आ रही तो मैं आपको याद करा दूं, h² = p² + b² होता है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए h हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और b बेस होता है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये सिचुएशन हमेशा ट्रू रहती है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता पाइथागोरस तो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देख लो और इतने से याद आ गया तो ठीक है, आगे देखते रहो वीडियो। ठीक है, तो यहां पर जो हाइपोटेनस है वो कैसे निकालना पड़ेगा? √3² + 4²। बच्चों 3² होता है 9, 4² होता है 16 और 9 + 16 हो गया 25 का रूट लेंगे तो आएगा 5 किलोमीटर। तो वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें 3 + 4 कभी कभी कितना आ सकता है? 5 आ सकता है। तो बोलते सर 2 ही वैल्यूज है तो याद कर लेंगे, या तो 7 आएगा या 5 आएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो सबसे सिंपल केस लिया था, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कर दिया। और भी चेंजेस कर सकते थे। क्या कि मान लो आप घर से निकले 4 किलोमीटर टू द राइट गए और फिर आपका मन बदल गया और आप वापस डायरेक्शन में कितना चल दिए? 3 किलोमीटर। तो आप इनिशियली यहां से चले थे और फाइनली यहां पहुंच गए। अब मैं पूछूं कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
तुम सोचोगे यार 4 आगे गए थे और 3 पीछे आ गए, तो कहां गए? तो बस 1 ही किलोमीटर आगे गए। तो तीसरे केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 1 किलोमीटर। तो 3 + 4 की वैल्यू वेक्टर्स में 7 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है और 1 भी आ सकती है। तो इसका मतलब और भी वैल्यूज पॉसिबल है। इसका मतलब इन क्वांटिटीज को नॉर्मल क्वांटिटीज की तरह ऐड नहीं कर सकते। समझ में आया कि वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट इज द फर्स्ट गुड एग्जांपल ऑफ वेक्टर। सबसे आसानी से ये समझ में आता है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। एक दूसरी वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स। फोर्स की भी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? सेम फोर्स अलग अलग इफेक्ट जनरेट करेगा अगर उसकी डायरेक्शन चेंज करते रहोगे तो। मान लो ये ब्लॉक रखा हुआ है और आपने इस पर आगे की तरफ फोर्स लगाया 20 न्यूटन। आपने आगे की तरफ इसको पुश किया 20 न्यूटन फोर्स से, और आपका शरारती दोस्त दूसरी तरफ खड़ा है, उसने पीछे की तरफ फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन। तो 2 फोर्सेस हैं, 20 न्यूटन 20 न्यूटन। क्या आप बोलोगे नेट फोर्स 40 न्यूटन हो गया? क्या आप बोलोगे इस ब्लॉक पर 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है? नहीं बोलोगे। ये कॉमन सेंस से आना चाहिए कि भाई अगर कोई सामान रखा है और उस पर 20 न्यूटन आगे फोर्स लगाया, 20 न्यूटन पीछे फोर्स लगाया, तो वो कहीं मूव नहीं करेगा, कहीं नहीं जाएगा। उस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। अगर कोई पूछे नेट फोर्स कितना है, तो 20 + 20 40 नहीं बोलोगे, कितना बोलोगे? 0। तो फोर्स भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड तो है ही, वैल्यू तो है ही, साथ में उनके पास एक डायरेक्शन भी है और वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स फॉलो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? वैल्यू। हर चीज की एक मैग्नीट्यूड होती है। मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू कितनी है और उसकी डायरेक्शन भी है। तो वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन 2 हम पढ़ेंगे, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। इन सबको वो क्वांटिटी फॉलो करती है, तो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर्स। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है, अभी आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। ये 2 इस तरह की क्वांटिटीज फिजिक्स में आपको बहुत सारी डील करनी है इस साल, और इसलिए हम यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझाने के लिए पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताता हूं वेक्टर्स की, फिर उनको कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, क्या करना है, कैसे डायरेक्शन देखनी है, वो समझाता हूं। तो सबसे पहली चीज की डेफिनेशन क्या होती है? अ क्वांटिटी, a physical quantity that has a magnitude as well as a direction, जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, एंड it follows rules of vector addition is called vectors। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड और सिर्फ डायरेक्शन से वेक्टर की गारंटी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती थी, मैग्नीट्यूड भी होता था, पर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ओके, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम वेक्टर्स नहीं बोलेंगे, इवन इफ इसके पास
डायरेक्शन है, पर ऐसी बहुत कम क्वांटिटीज है। ठीक है, तो हमको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम पहले से ही देख लेंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज हमको पढ़नी है जो वेक्टर्स है। तो एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन सी क्वांटिटीज हमको याद रखनी है। क्लास 11th में सबसे पहले तुम पढ़ोगे पोजीशन वेक्टर के बारे में, ये हर पार्टिकल की पोजीशन बताता है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पढ़ोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, इसको एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पढ़ोगे वेलोसिटी, इसको वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सब अलग अलग चैप्टर्स में आएंगे। फिर और अगले चैप्टर में जाएंगे तो आएगा फोर्स, एफ वेक्टर। फिर और आगे जाएंगे तब आएगा टॉर्क, इसको टाउ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और भी आते जाएंगे। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर्स में इन वेक्टर से काम चल जाएगा। फिर जैसे जैसे नए चैप्टर सीखते जाएंगे और वेक्टर्स सीखते जाएंगे। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो पॉज करके, कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन एंड इट फॉलोज रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड अ वेक्टर। ठीक है, चलो, तो पहली चीज आती है कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। भाई पहले तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था तो लिख देते थे 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। अब डायरेक्शन भी है तो डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो दो चीजें समझनी है तुमको। पहली कि अगर हमारे पास मल्टीपल वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जैसे ए है 20 किलोग्राम, बी है 20 मीटर पर सेकेंड और सी है 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अगर आपको मैं मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज लिख दूं और पूछूं कि भाई इनमें से कौन सा वेक्टर है, तो आप बोलोगे सर इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ये वेक्टर नहीं हो सकता, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये भी वेक्टर नहीं हो सकता। ये क्वांटिटी पे मैग्नीट्यूड भी है, ये इसका मैग्नीट्यूड है 50 किलोमीटर पर आवर, और ये इसका डायरेक्शन भी है। तो दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप इस पे क्या लगा दोगे, एक छोटा सा सिंबल लगा दोगे, वेक्टर का सिंबल, एक छोटा सा एरो लगा दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप वेक्टर्स के ऊपर हमेशा क्या लगाओगे, एक छोटा सा एरो। दूसरी चीज, इसका ये क्या वैल्यू हो गई, ये इसकी वैल्यू है, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। हर वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है और एक ये क्या है, डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर के अगर आपको मैग्नीट्यूड अलग से लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, उसके आगे पीछे मॉड्यूलस का साइन लगाओगे, दो पैरेलल लंबी लंबी लाइन लगाओगे। ठीक है, इस तरीके से इसको मॉड्यूलस साइन बोलते हैं। हो सकता है आपने पढ़ा हो सकता है ना पढ़ा हो, मॉड्यूलस साइन। मॉड्यूलस सी का मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। यहां पर कितनी वैल्यू है मैग्नीट्यूड की, 50 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी वैल्यू है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ओके, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और दूसरी चीज क्या है, इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए आप सी के ऊपर एक छोटा सा कैप लगाओगे, इसको बोलेंगे सी कैप। बी वेक्टर होता तो बोलते बी कैप, ए वेक्टर होता तो बोलते ए कैप। समझ में आ रही बात, ठीक है। ए कितना है, डायरेक्शन कितना है, नॉर्थ। तो किसी भी वेक्टर को आप स्केलर से अलग दिखाने के लिए क्या कर सकते हो, उस पर छोटा सा एरो लगा सकते हो। और अगर उसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो दोनों तरफ मॉड्यूलस साइन लगा सकते हो, और उसका डायरेक्शन लिखना है तो क्या लगा सकते हो, उसके ऊपर एक छोटा सा कैप लगा सकते हो। ये हो गया डायरेक्शन। अच्छा बच्चों, जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे और हमको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है, लेट्स से
ए को भी मैं एक वेक्टर ले लेता हूं 20 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन। तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। तो दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर नाउ। तो जब हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो हम ए वेक्टर को जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कई बार जल्दी जल्दी में मैग्नीट्यूड में ये जो सिंबल होना चाहिए प्रॉपरली हमेशा यही होना चाहिए, इसकी जगह सिर्फ क्या लिख देते हैं? ए। सिर्फ ए लिख दिया, वेक्टर नहीं लगाया, तो इसका क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। होता है ना कुछ चीजें फॉर्मली तो ये होना चाहिए, पर इनफॉर्मली हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिर्फ ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, ठीक है। सिर्फ ए लिखा है तो उसका मतलब भी आप क्या समझ लेना कि ए का मैग्नीट्यूड की ही बात हो रही है। समझ में आया? इस पार्ट को आपने नोट डाउन कर लिया, इसको हटा दूं मैं, ठीक है? इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं इसको हटा रहा हूं, मुझे कुछ और भी समझाना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ये तो हो गया कि सर लिखेंगे कैसे, ये बताओ कि शो कैसे करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर कैन बी ड्रॉन on a graph paper as an arrow। किसी भी वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो, ये हमारा ग्राफ पेपर है, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन है। y को हम नॉर्थ भी बोल सकते हैं, ये माइनस वाई डायरेक्शन है, इसको हम साउथ भी बोल सकते हैं। ये x डायरेक्शन है, इसको हम ईस्ट बोल सकते हैं, और ये माइनस एक्स डायरेक्शन है, इसको हम वेस्ट बोल सकते हैं। तो इतना बेसिक डायरेक्शन की अंडरस्टैंडिंग ले लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है। अब अगर मैं बोलूं कि ए वेक्टर को इस पर ड्रॉ करके दिखाओ तो आप क्या करोगे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 20 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या है? एक्स डायरेक्शन। तो आप 20 सेंटीमीटर लंबी लाइन किस पे खींच दोगे? एक्स डायरेक्शन। ये हो गया आपका, यहां पे बना दो, ये हो गया आपका ए वेक्टर। इसकी लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ठीक है, अब मैग्नीट्यूड तो 20 किलोमीटर भी हो सकता है, तो 20 किलोमीटर लंबा एरो नहीं बनाएंगे। ग्राफ पेपर जब भी यूज करते हैं तो हम वैल्यूज डिफाइन कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके, 20 किलोमीटर लंबा एरो थोड़ी बना सकते हैं। तो लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नीट्यूड को। तो मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ वेक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ एरो लिख दूं तो और क्लियर रहेगा कि किसी भी वेक्टर को जब हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो एरो की लेंथ किसको दिखाती है? उसके मैग्नीट्यूड को। आई बात समझ में? और डायरेक्शन, तो एरो के पास भी डायरेक्शन है और वेक्टर के पास भी डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन तो मैच करेगी। हर एक एरो के पास एक लेंथ है और एक डायरेक्शन है, हर एक वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लेंथ से। आई बात समझ में? ओके, इजी टू रिमेंबर ऑल्सो। सी वेक्टर अगर ड्रॉ करना होता, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन कितनी है? डायरेक्शन है टुवर्ड नॉर्थ, तो हम सी वेक्टर बच्चों ऐसे बना देते। सी वेक्टर बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 20 था, जबकि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 50 है, तो सी वेक्टर थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो दिस इज योर सी वेक्टर। तो आप किसी भी वेक्टर को न्यूमेरिकली तो ऐसे लिख ही सकते हो, उनको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ भी कर सकते हो। तो एनी वेक्टर कैन बी ड्रॉन ऑन अ ग्राफ पेपर एज एन एरो। ठीक है, याद रहेगा।
या और लिखवा दूं डिटेल में, लेंथ ऑफ एरो, जो एरो की लेंथ है वो किसके इक्विवेलेंट है? मैग्नीट्यूड के ऑफ वेक्टर, वेक्टर की वैल्यू के इक्विवेलेंट है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट बोल रहा हूं, इक्वल नहीं हो सकती। 50 किलोमीटर लंबा अगर वेक्टर है तो हम उसे थोड़ी बनाते फिरेंगे ग्राफ पेपर में, तो फिर हम तुरंत 50 किलोमीटर को क्या करेंगे कि भाई 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबा एरो बनाएंगे। तो ये चीज आप समझते हो, इतने समझदार हो। लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और डायरेक्शन तो डायरेक्शन है ही। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आपको ये पूरा पोर्शन लिख लेना चाहिए, पहले ये और फिर ये। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, मैं स्क्रीन दे रहा हूं आपको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट थिंग है कि अब वेक्टर्स को हमें ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना आता है। अगर ड्रॉ करने की वाली चीज समझ में आई तो मैं तुमको एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहूंगा और मैं आपको 3 वेक्टर्स दूंगा, आपको उनको क्या करना है? ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके देखना है। ठीक है, ड्रॉ द फॉलोइंग ऑन अ ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर खरीदने मत चले जाना, ग्राफ पेपर हाथ से बना लो और उस पर फटाफट ड्रॉ करो। पहला है ए वेक्टर इक्वल्स टू 30 किलोमीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। दूसरा है 60 किलोमीटर वेस्टवर्ड्स और तीसरा है 40 किलोमीटर साउथ ईस्ट। चलो, तो मैंने आपको 3 वेक्टर्स दिए, आपको फटाफट क्या करना है? वीडियो पॉज करनी है और इससे पहले कि मैं ड्रॉ करूं आपको खुद से तीनों वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। ए वेक्टर इज 30 किलोमीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अभी तो आदत नहीं पड़ी होगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखने की आदत डाल लो। ठीक है, वैसे बाद में हम प्लस एक्स, इस डायरेक्शन को माइनस एक्स, इसको प्लस वाई और इस डायरेक्शन को माइनस वाई बोला करेंगे। ठीक है, आज पहली क्लास है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ कर लेते हैं। ओके, तो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या डायरेक्शन हुई भाई? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री। समझ में आया? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ। ये हो गया आपका ए वेक्टर। इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हो, डिफाइनिंग कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या है। अभी मुझे सिर्फ अंदाजे से बनाना सिखाना है, लेंथ हम बार बार मेजर नहीं करेंगे फिजिक्स में, उसके लिए हमारे पास मैथ्स है। ओके, अंदाजे से ए वेक्टर की डायरेक्शन सही बनाई सब लोगों ने, वेरी गुड। बी वेक्टर इज 60 किलोमीटर वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में 60 किलोमीटर। तो बी वेक्टर को जरूरी नहीं है यहीं पर ड्रॉ करें, बी वेक्टर को आप यहां भी ड्रॉ कर सकते हो, यहां भी ड्रॉ कर सकते हो। लोकेशन मैटर नहीं करेगी। क्या मैटर करेगा कि बी वेक्टर किस तरफ पॉइंट कर रहा हो, पॉइंट किस तरफ कर रहा हो, वो पॉइंट कर रहा हो वेस्ट की तरफ। उसको यहां ड्रॉ करे या यहां ड्रॉ करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? वेस्ट की तरफ। लेंथ कितनी है? 60 किलोमीटर लिख देते हैं, ऑब्वियसली 60 किलोमीटर नहीं है, वो बस रिप्रेजेंटेशन है। ओके, और सी वेक्टर किस तरफ है? 40 किलोमीटर साउथ ईस्ट। तो साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ और ईस्ट के बीच में, अगर साउथ और ईस्ट कोई एंगल नहीं दिया, बोला साउथ ईस्ट, तो बच्चों साउथ और ईस्ट दोनों से बराबर एंगल लेना है। बराबर एंगल कितना होगा? 90 को आधा आधा बांटोगे तो 45 45। ओके, समझ में आया? 90 डिग्री को बराबर बराबर बांटोगे तो 45 45। तो इस डायरेक्शन में कौन है? सी वेक्टर।
लेंथ कितनी है उसकी 40 किलोमीटर। तो इससे थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए ताकि हमारा सेंस सही रहे। ओके, तो आपने 3 वेक्टर खुद से बना दिए, आई होप खुद से बना दिए हो। ठीक है, अगर खुद से बना दिए तो एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बच्चों बिटवीन को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच कितना एंगल है। तो तुमको ये देखना आना चाहिए कि सर ए वेक्टर एक्स एक्सिस से 60 डिग्री ऊपर है और सी वेक्टर एक्स एक्सिस से 45 डिग्री नीचे है। इन दोनों के बीच ये वाला एंगल है और ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। आपको जब भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल देखना है तो आप उसको कैसे प्लेस करोगे, दोनों का टेल, दोनों का एंड पॉइंट एक जगह पे रख के तब देखोगे कि क्या एंगल आ रहा है। तो इस केस में एंगल कितना आ रहा है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मैं एंगल को थीटा से लिख रहा हूं, आंसर है 105 डिग्रीज। तो अब आपको वेक्टर्स को ड्रॉ करना आना चाहिए। पहली चीज आपने खुद से ड्रॉ किया तो आपको आ गया, और किसी भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल देखना आना चाहिए। एंगल की बहुत इंपॉर्टेंस है। पहले एग्जाम्पल में देखा था कि डायरेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है, और डायरेक्शन हम किससे मेजर करेंगे, इन एंगल्स से। तो एंगल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको फटाफट नोट डाउन करो, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये समझ में आपको आ गया होगा। फिर भी एज अ नोट में लिखा देता हूं, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स we must place them टेल टू टेल। टेल टू टेल का क्या मतलब है, दोनों के टेल एक जगह पर रखे हो। ओके, दोनों के टेल मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं, बाकी अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए वेक्टर अगर ऐसा है तो आपको बी वेक्टर कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे कि दोनों के टेल एक जगह पर हो। बच्चों इसको बोलते हैं वेक्टर का हेड, इसका वहीं वैसे कहीं यूज नहीं है, बस यहीं पे समझाते हैं। इसको बोलते हैं वेक्टर का हेड, इसको बोलते हैं वेक्टर का हेड, और इसको बोलते हैं वेक्टर की टेल, इसको बोलते हैं वेक्टर की टेल। तो अगर दोनों की टेल एक जगह पर रखोगे तो जो एंगल आएगा उनके बीच, वही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स माना जाएगा। वो एंगल बड़ा भी हो सकता है 90 से, और वो एंगल छोटा भी हो सकता है 90 से। ओके, वो एंगल 0 भी हो जाएगा जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। अगर मैं बोलूं ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, अगर सेम डायरेक्शन में, तो तुम्हें कहीं एंगल दिख रहा है उनके बीच, कुछ कोई एंगल ही नहीं है उनके बीच, तो एंगल कितना मानेंगे हम, 0 डिग्री। और अगर मैं बोल दूं कि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, ए वेक्टर आगे की तरफ है और बी वेक्टर या सी वेक्टर या डी वेक्टर जो भी है वो पीछे की तरफ है, तो इस केस में ए वेक्टर आगे की तरफ है और डी वेक्टर पीछे की तरफ है, तो इसमें एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो वेक्टर्स बनाने के साथ साथ आप उनके बीच का एंगल देखना भी सीख लो, एंगल की बहुत इंपॉर्टेंस। ओके, ठीक है, इसको नोट को लिख लेना, ये काम आएगा। वैसे आदत पड़ जाती है, लोग कोई भूलता नहीं है कि कैसे देखना है एंगल, फिर भी सेफ साइड लिख लो इसको फटाफट। ओके, इसको नोट डाउन कर लिया। अब हम बात कर सकते हैं कि वेक्टर्स पर हम क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं हम वेक्टर्स पे। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें वेक्टर्स पे करना अलाउड है, क्या क्या वेक्टर की प्रॉपर्टीज है। तो हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, 3-4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमको बस। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने कोई वेक्टर यहां पर बनाया, ठीक है, सिंपल वेक्टर ले लेते हैं, लेट्स से
आपने वेक्टर यहां पर बनाया ए वेक्टर, तो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अगर मैं इसको ऊपर खिसका दूं यहां पर, तो बच्चों इसमें कोई चेंज नहीं माना जाएगा। ये वेक्टर अगर मैं थोड़ा सा ऊपर खिसका दूं और इसको बोल दूं बी वेक्टर, तो तुम बोलोगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, इसकी जितना मैग्नीट्यूड है इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही दिख रहा है हमको, लेंथ दोनों की बराबर दिख रही है। अगर इसको ऊपर खिसकाया तो लेंथ तो वही रहेगी, ठीक है। लेंथ बिना चेंज किए अगर ऊपर खिसका दिया वेक्टर को, किसी को सिर्फ खिसकाया है, तो बोले सर इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी हमें सेम दिख रहा है और दोनों ही किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं? आगे की तरफ। आगे की तरफ कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या बोले जाएंगे? सेम बोले जाएंगे। यानी वी कैन मूव द वेक्टर पैरेलल टू देमसेल्व्स, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन देम। अगर ए वेक्टर को खिसका के मैं इधर रख देता हूं तो भी वो क्या रहेगा? ए वेक्टर ही रहेगा। एज लॉन्ग एज मैं उसको रोटेट ना करूं, सिर्फ क्या करूं? आगे या पीछे या ऊपर या नीचे अपने ही पैरेलल खिसकाता रहूं। तो स्लाइडिंग अ वेक्टर, अगर मैं ए वेक्टर को यहां पर भी कर देता हूं, तुम सोचोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में था अब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। अरे लेकिन पॉइंट किस तरफ कर रहा है? पॉइंट तो पॉजिटिव एक्स में ही कर रहा है ना, पॉइंट तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही कर रहा है। तो कहां पर बनाया है इससे क्या फर्क पड़ता है? डायरेक्शन इज स्टिल सेम। और स्लाइड कर रहे हैं तो स्लाइड करने में लेंथ चेंज होती नहीं है। तो आप किसी वेक्टर को कहीं पर भी स्लाइड करते रहो, उसका एज लॉन्ग एज आप रोटेट नहीं करोगे, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे, वो क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। तो इफ वी स्लाइड अ वेक्टर, बी वेक्टर भी यहां ए वेक्टर के बराबर ही है। इफ वी स्लाइड अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, it will remain unchanged। अगर किसी भी वेक्टर को अपने ही पैरेलल शिफ्ट करते रहेंगे, स्लाइड करते रहेंगे, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। आई बात समझ में? बहुत ही सिंप्लीफाइड करके समझाया है। आई होप ये बात इसको फिगर को देख के आपको समझ में आ जाए। बस स्लाइड करना है बच्चों, रोटेट नहीं करना। रोटेट करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। स्लाइडिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड, रोटेटिंग अ वेक्टर इज नॉट। तो दूसरा वही प्रॉपर्टी है कि अगर किसी वेक्टर को रोटेट कर दिया, ये था हमारा ए वेक्टर, और इसको उतनी ही लेंथ का रखते हुए थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो बोले सर एरो तो वही है, बस थोड़ा सा रोटेट कर दिए हैं, थीटा डिग्री से रोटेट कर दिए। बट बच्चों दिस बी वेक्टर विल नॉट बी इक्वल टू दिस ए वेक्टर। ये बी वेक्टर ए वेक्टर के इक्वल नहीं माना जाएगा। ओके, इसका लेंथ भले ही सेम हो, मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो, डायरेक्शन अलग है। इसके अकॉर्डिंग कहीं और जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग कहीं और पहुंचेंगे। समझ में आई बात? तो अगर थीटा डिग्री से रोटेट किया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, और रोटेट किया और चेंज हो जाएगा, ऑल्सो नॉट इक्वल टू ए वेक्टर। और रोटेट किया और चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा रोटेट कर दिए, कितने से? 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। अगर किसी वेक्टर को 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, ठीक है, तब गड़बड़ है। अगर किसी भी वेक्टर को 180 डिग्री से रोटेट किया, इसको डी वेक्टर बोले, तो थोड़ा सोचना। शुरुआत में एक एग्जाम्पल लिए थे, एक डब्बे पर एक आगे लग रहा था फोर्स, एक पीछे लग रहा था। तो मान लो आगे लगने वाला फोर्स ए वेक्टर है और पीछे लगने वाला फोर्स डी वेक्टर है। तो बच्चों इसमें नेट फोर्स कितना है डब्बे पर? अगर मैग्नीट्यूड सेम है और पूरी तरह उल्टा कर दिए, तो क्या तुम्हें समझ में आता है कि ये ब्लॉक कहीं मूव नहीं करेगा? सर जितना आगे फोर्स लग रहा है उतना पीछे लग रहा है,
तो a वेक्टर प्लस d वेक्टर कितना हो जाएगा? 0। ऐसे भी सोच सकते हो कि सर a वेक्टर से आगे गए, पहले इतना डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ, फिर इतना डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ हुआ, तो भैया नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फिर से बोलोगे सर 0। तो इसका मतलब अगर वेक्टर को 180 डिग्री से रोटेट किया तो जो नया वेक्टर बनेगा वो प्लस a वेक्टर कितना होगा? 0। यानी d वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? a को उधर ले जाओ तो माइनस a वेक्टर। किसी भी वेक्टर को 180 डिग्री से रोटेट किया तो वो खुद का ही निगेटिव बन जाएगा। इफ यू रोटेट अ वेक्टर बाय 180 डिग्री इट बिकम्स नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, अपना ही नेगेटिव बन जाएगा। तो इफ वी रोटेट अ वेक्टर by 180 degrees it will become negative of itself, खुद का ही नेगेटिव बन जाएगा। आई बात समझ में? ये हो गया दूसरा। और तीसरा भी बड़ा काम का है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है ना बच्चों? एक एक लाइन समझ में आ रही है? जो लाइन ना समझ में आए, जो कंसेप्ट ना समझ में आए, प्लीज कमेंट्स में बता दो ना। ठीक है, कोशिश करूंगा उस पर सेपरेट वीडियो 1 या 2 मिनट की या 5 मिनट की बना के डाल सकूं। ठीक है, अच्छा। तो अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई वेक्टर है a वेक्टर और मैंने a वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर से, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 2a वेक्टर। तो 2a वेक्टर कैन बी कॉल्ड अ न्यू वेक्टर। ये जो न्यू वेक्टर बन गया, इसकी और a वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी, बस क्या चीज चेंज हो जाएगी? बस उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। अगर वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किए तो उसका लेंथ डबल हो जाएगा, उसका लेंथ ट्रिपल हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो वेक्टर को जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके एक नया वेक्टर बनाएंगे तो सिर्फ क्या चेंज होगा? मैग्नीट्यूड, लंबाई, लेंथ चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। कल को अगर सी वेक्टर बनाए, a वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से, तो ये क्या बन गया? a वेक्टर बाई 3। तो a वेक्टर बाई 3 यानी c वेक्टर कैसा बनाओगे? ऐसा। बोलते सर c वेक्टर ऐसा है। ये कौन सा वेक्टर है? a वेक्टर बाई 3। समझ में आया? ओके, तीनों प्रॉपर्टी समझ में आई। ठीक है, इन तीनों को हम खूब यूज करेंगे। फटाफट लिख लो, आगे लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉज करके फटाफट लिख लो इसको, तीनों प्रॉपर्टीज को। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी का मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखाया, माय मिस्टेक। क्या लिखना चाहिए था? इफ वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ नंबर द डायरेक्शन remains unchanged, but the magnitude changes by the same value। किसकी वैल्यू? उस नंबर की वैल्यू से। ओके, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे असर पड़ता है, डायरेक्शन पे असर नहीं पड़ता। इसको भी नोट डाउन कर लो फटाफट। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब भी हमको एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स देखना है तो हमको उनको कैसे रखना है? टेल टू टेल। अब तुम बोलोगे सर इतना इस पे क्यों जोर दे रहे हो? हम देख के बता देंगे कितना एंगल है। यहां पर अगर ये एंगल थीटा आता है तो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच कितना एंगल है? थीटा। लेकिन ध्यान रखना, अगर कल को कोई ऐसा बना दे, ये है a वेक्टर और ये है b वेक्टर,
और फिर बोले कि भाई इनके बीच का कितना एंगल है, और तुम अगर जल्दी में बोल गए थीटा, तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल थीटा नहीं है। क्या बोला था? अगर एंगल देखना है दो वेक्टर्स के बीच में तो उनका टेल टू टेल मैच कराना है। तो सर बोलोगे सर टेल टू टेल कैसे मैच कराएं? भाई अभी सिखाए कि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना अलाउड है कि नहीं? तो इस ए वेक्टर को पैरेलली आगे खिसका सकते हैं। क्या कुछ बदलेगा? बोलोगे नहीं बदलेगा। पैरेलल शिफ्टिंग में कुछ नहीं बदला? बोलते नहीं बदला सर, इसको यहां से हटा दिया, लाइन बनी रहने देते हैं, ए वेक्टर को आगे खिसका दिया। ये चलो वेक्टर ही बना रहने देते ना, अभी पहली बार कर रहे हो। तो ए वेक्टर को आगे खिसका दिया। अब क्या ए और बी का टेल मैच मीट कर रहा है? यस, टेल टू टेल रखे हैं, यस। तो बच्चों फिर अब तो इनके बीच ये वाला एंगल हुआ ना, समझ में आया? इसको आगे खिसकाया और टेल टू टेल मैच कराया, तो इनके बीच कितना एंगल है? ये बड़ा वाला एंगल दिख रहा है। और अगर ये आगे खिसकाया है तो ये स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये एंगल आएगा 180 माइनस थीटा। वेरिएबल में समझ में आना है, कोई बात नहीं है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल ले रखे हैं। पहले केस में ए और बी के बीच एंगल कितना है? तुम बोलोगे सर 45, अंधे को भी दिख रहा है इधर और उधर, ठीक है 45। सर ऐसी चीजें क्यों पूछ रहे हो, हमें समझ में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कितना एंगल है? अगर तुमने 120 बोला तो गलत बात है, कान पकड़ के सॉरी बोलो, ठीक है? तो सर जल्दबाजी नहीं करनी है, इधर 120 डिग्री है लेकिन ये टेल टू टेल नहीं मीट कर रहे हैं, तो इसको आगे खिसकाना चाहिए। आगे खिसका दिया, आगे खिसकाया, फिर देखा अब कितना एंगल आ रहा है? सर पूरा 180 होता है, 120 चला गया, कितना बचा? 60 डिग्री। तो सही आंसर क्या आएगा? 60 डिग्री। क्या सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया, बजाओ ताली, ठीक है 60 डिग्री। ध्यान रखना, ओके? ये गलतियां होती है एग्जाम में, जल्दबाजी में। ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, कितना एंगल है इनके बीच? 30 डिग्री नहीं है सही आंसर। क्यों? क्योंकि टेल से हेड, ठीक है, टेल टू टेल होना चाहिए। तो ए वेक्टर को आगे खिसकाओ, ऐसे खिसका दिया, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। आगे खिसका दिया, अब ये वाला एंगल देख लो कितना एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच, दिखाई दे रहा है? टोटल 180। 180 में से कितना गया? 30 उधर चला गया, तो कितना एंगल है? 150 डिग्रीज एंगल है सर। आई बात समझ में? 90 डिग्री है। बोलते सर हमें नहीं पता, पहले टेल टू टेल मैच करने दो तब बात करेंगे। ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर को आगे खिसका दिया, ये वाला एंगल कितना आएगा? 180 माइनस 90। बच्चों बाई चांस 180 माइनस 90 90 ही होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर वाले आपको सही आंसर दे देंगे इवन इफ यू मेक अ मिस्टेक, पर बाकी सब में ध्यान रखना है। इसमें देखो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इनके बीच कितना एंगल है? तुम बोलोगे सर 120। नहीं, तुम अब नहीं बोलोगे 120, अब तुम समझदार हो गए हो। समझदार हो गए हो तो ए वेक्टर को आगे खिसकाओगे ऐसे। तो बोलोगे सर अब देखते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कितना एंगल है, और एंगल आएगा 60 डिग्री। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, बस आगे पीछे शिफ्ट करना है किसी एक वेक्टर को, उसके ही पैरेलल आगे शिफ्ट करके एंगल आपको मिल जाएगा। तो आंसर यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 150 है, यहाँ पर 90 है, और यहाँ पर ए और बी वेक्टर के बीच कितना एंगल है? 60 डिग्री। जबकि क्वेश्चन में 120 वाला बना के दिया था उन्होंने। यहाँ पर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए को आगे शिफ्ट किया। बच्चों मैं एज ए स्टूडेंट, हमारे सर ने जब सिखाया था तो शिफ्ट करने के बाद दूसरे वाले को हटा देते थे, बोलते इसको हटा दो वरना कन्फ्यूज़न होगा। तो उसको शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद कितना एंगल है? 30 डिग्री। तो कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा क्योंकि अब दूसरा वेक्टर दिख ही नहीं रहा है, यही दिख रहा है। उसको आगे खिसका दिया, आगे खिसका दिया, और 180 में से 150 माइनस कर लिया, ये आ गया 30 डिग्री। तो अब आपको वेक्टर्स के बीच का एंगल देखना आता है। ओके, इसको फटाफट नोट डाउन करो। नोट डाउन करते टाइम एक बार खुद से सॉल्व कर सकते हो, इट विल बी गुड फॉर यू। ओके बच्चों,
अब हमको आगे पढ़ना है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमने एक सिंगल वेक्टर के बारे में बात करी, फिर हमने दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैलकुलेट करना सीखा। अब नेक्स्ट जॉब इज कि दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना सीखना है, क्योंकि फिजिक्स में हर टाइम हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को मैं बोलता हूं प्यार से कॉमन सेंस। जिसने भी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बनाया उसने अपने कॉमन सेंस को मैथ्स पे लिख दिया और वो इतना फेमस हो गया। ठीक है, सबको पता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे सोचो कि अगर आप अपने घर से निकल के, ठीक है, घर से निकल के थोड़ा आगे गए ऐसे, ठीक है, आपका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमने बोला आपका ए वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, फिर आपने सीधे जाने की बजाय कुछ एंगल पर अपना रास्ता चेंज कर दिया और आप इस डायरेक्शन में चले गए और आपका सेकंड डिस्प्लेसमेंट हुआ बी वेक्टर। तो आप यहां थे और फाइनली यहां पहुंच गए। अब कोई पूछे कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये हो गया मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट, अलाइन जॉइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये हो गया मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यही वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि इफ द हेड ऑफ अ वेक्टर कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ अनदर वेक्टर, अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड करता है तो द वेक्टर कंप्लीटिंग द ट्राइंगल इज देयर रिजल्टेंट। ये जो ट्राइंगल कंप्लीट कर रहा है ये वेक्टर क्या होगा, उनका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को आर वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर उसका मतलब होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। भाई आप पहले इधर गए फिर ऐसे गए, आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कौन से वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस वाले वेक्टर से, आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाला वेक्टर। तो दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर किसी 10th क्लास के बच्चे को वेक्टर्स बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है, मान लो आप ही 10th क्लास से अभी अभी आए हो और आपको वेक्टर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, पर मैंने बोला बेटा आप 10 किलोमीटर आगे गए और फिर थोड़ा सा टर्न हो गए रास्ते से, मान लो 60 डिग्री पर टर्न हो गए और फिर 10 किलोमीटर ऊपर गए, इधर एंगल पे गए, तो आप अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंच गए। तो तुम बोलोगे सर इसके लिए वेक्टर्स की क्या ज़रूरत है, हमने 10th में इतनी ज्योमेट्री पढ़ी है, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। क्या ड्रॉप कर देंगे, परपेंडिकुलर होते थे। पूरे 10th में हम इधर उधर परपेंडिकुलर ही ड्रॉप कर रहे थे जगह जगह, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो इससे क्या होगा, तो क्या होगा, आपने ही तो सिखाया था। अगर ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो अभी सुन लो। कोई भी एंगल अगर हमें पता है और एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमें हाइपोटेनस की वैल्यू पता है, तो हम परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर h साइन थीटा और बेस h कॉस थीटा। ये कहाँ से आ गई, अरे भाई ये आ गई साइन थीटा की डेफिनेशन से। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। भूल गए तो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखो, और याद है तो बहुत अच्छी बात है, पार्टी करते हैं। ठीक है, पर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, p इंटू 1। यहाँ तो नीचे कुछ है नहीं तो 1 मान लिए, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई, h साइन थीटा। कई लोग समझते हैं कि h साइन थीटा कोई नया टर्म है, ये h की वैल्यू इंटू साइन थीटा की वैल्यू है। ओके, दिस इंटू दिस है। ऐसी बेस की वैल्यू आएगी h की वैल्यू इंटू कॉस थीटा की वैल्यू। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस इंटू 1। 1 कहाँ से आया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।
तो बच्चों सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास में पूरे टाइम में मैंने यही सिखाया था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, और अगर हाइपोटेनस पता है, छोटू ट्राइंगल में हाइपोटेनस पता है तो परपेंडिकुलर कितना लिखा जा सकता है? परपेंडिकुलर होता है 10 sin 60 और बेस कितना लिखा जा सकता है? 10 cos 60। यही चीज सिखाई थी पूरी वीडियो में 1 घंटे की में, तो देख लेना अगर नहीं आता तो। 10 इंटू साइन 60 होता है √3/2, 2 से 10 कटा 5√3, क्या आया? परपेंडिकुलर। और 10 cos 60 होता है, cos 60 होता है बेटा 1/2, तो ये कितना हो गया? 10 इंटू 1/2 कितना हुआ? 5। सर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लड़के का डिस्प्लेसमेंट निकालना था ना, डिस्प्लेसमेंट निकालना था। टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और पूरा बेस हमें बड़े वाले ट्राइंगल में बेस कितना मिल गया? 10 + 5 15, और परपेंडिकुलर कितना मिल गया? 5√3। तो अगर बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, तो बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? बोले सर निकाल तो लेंगे, तो निकालो। तो निकालते हैं। ये हुआ 15 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बच्चों ये आएगा √ 15 का स्क्वायर होता है 225, 5 का स्क्वायर होता है 25, इंटू √3 का स्क्वायर होता है 3। तो लिख देता हूँ 25 इंटू 3 कितना आया? √225 + 75 होता है 300। आंसर आया 10√3। कुछ लोगों को √3 की वैल्यू याद होगी, 1.73 आती है अप्रोक्सीमेटली। तो कितना आया? 17.3। बोलते अरे ये क्या हो गया? 10 + 10 20 नहीं आ रहा, आप बोल रहे हो 17 आ रहा है। अरे भाई यही तो सीख रहे हैं कि वेक्टर्स में 3 + 4 7 होना जरूरी नहीं है। यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वेक्टर में 10 किलोमीटर चले फिर 10 ऐसे चले तो 20 नहीं पहुंचे, कितना पहुंचे? 17.3 पहुंचे। और एक्सट्रीम केस सोच लो, 10 आगे चले और 10 पीछे चले तो कितना दूर पहुंचे? 0। तो जब 10 + 10 0 हो सकता है वेक्टर्स में, तो 10 + 10 17 भी हो सकता है। समझ में आई बात? अब हर बार इतना लेंदी तो कर नहीं सकते, इतना टाइम तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे? इसका एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सेम डेरिवेशन है, ध्यान से देखना। इस वेक्टर की लेंथ है ए, वेक्टर की लेंथ है ए। लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। बोला था मॉड्यूलस से लिखना चाहिए, फिर ये भी बोला था कि हमेशा टाइम नहीं होगा तो ए लिख सकते हैं। ओके, इस वेक्टर बी वेक्टर की लेंथ है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जिसको क्या लिखेंगे? सिर्फ बी। और क्या करेंगे? यहां से वही पुराना काम 10th वाला, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए और इनके बीच का एंगल पता था कितना? थीटा, तो फट से बेस को क्या लिखेंगे? हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा। परपेंडिकुलर के क्या लिखेंगे? हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। आई बात समझ में? टोटल का बेस, बड़े वाले ट्राइंगल का बेस कितना आ गया? a + b cos थीटा। बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या आ गया? b sin थीटा। बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, क्या थोड़ी देर के लिए इसकी लंबाई हम c मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। खुला आपका फ्री कंट्री है ना, स्वतंत्रता है आपको, फ्रीडम है। तो बड़े वाले का लेंथ कितना मान लिया? c। तो अब ध्यान से सुनो, इस बड़े से ट्राइंगल में ये c कैलकुलेट करना है। बेस पता है a + b cos थीटा और परपेंडिकुलर पता है b sin थीटा। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो कि b cos थीटा b sin थीटा कहाँ से आया, तो छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल अलग से बना दे रहा हूँ। इसकी लेंथ थी b, ये था थीटा, तो ये आया था b cos थीटा और ये आया था b sin थीटा। सारे ट्राइंगल अलग अलग बना दिए, पर हो सके तो इसी में देख लो। c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। c² = बेस का स्क्वायर यानी a + b cos थीटा का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी b साइन थीटा का होल स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता पाइथागोरस थ्योरम? ठीक है, अब c की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट, इसको ओपन करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, बस b की जगह क्या है? b cos थीटा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, पर b की जगह क्या है? b cos थीटा, प्लस ये क्या है? b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों पहली क्लास प्लीज देख लेना ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें काफी देर तक समझाता रहा था मैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा? 1। अगर ये 1 हो गया तो वी हैव अ फॉर्मूला, तालियां, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, ये सब 1 हो गया तो b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगली बार से इतनी मेहनत नहीं करेंगे, हम याद रखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, ये 10th के बच्चे के लिए है जिसको एक आध क्वेश्चन सॉल्व करना है। तुमको बहुत सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, उतना टाइम नहीं है, तो C एक्चुअली किसकी वैल्यू है? C इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। फिर से बोलो, C इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कितने सारे बच्चों का फिजिक्स यहीं पर रुका हुआ है, वो ये बात नहीं समझ के देते कि अगर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है यानी कि 10 है और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड b है, मान लेते हैं वो भी 10 है, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a प्लस b होने की कोई गारंटी नहीं है, यानी 20 होने की कोई गारंटी नहीं है। वेक्टर में अब भी देखा था 17.3 आया था, ओके। पर हाँ, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a प्लस b से कम आएगा और a माइनस b से ज़्यादा आएगा, इस ही रेंज में रहेगा, ठीक है, इस ही रेंज में रहेगा। क्यों रहेगा अभी और देख लेंगे, लेकिन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो a प्लस बी होना ज़रूरी नहीं है। फॉर्मूला क्या यूज़ करना है? ये वाला। इस प्रूफ को कम से कम 5 लोगों को जिनको फिजिक्स का P नहीं आता उनको समझा दो। समझ में आया? इस प्रूफ को जो मिले उसको समझा दो, छोटे भाई बहन मम्मी पापा जो मिले इसको समझा दो। जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आई, जो इसको रट के बैठा है, वो फिजिक्स में बड़ा स्कोर नहीं करेगा, ठीक है। वो केमिस्ट्री और मैथ्स के दम पे सेलेक्ट हो सकता है, फिजिक्स के दम पे सेलेक्ट नहीं हो सकता। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो जेईई में अकेले सेलेक्ट करा सकता है, क्योंकि इतना हाई स्कोरिंग जा सकता है कि आप इसी से पूरी कट ऑफ निकाल जाओ, बाकी दोनों सब्जेक्ट से जो भी नंबर आए वो आपकी सिर्फ रैंक में कंट्रीब्यूट करें। तो इसको लिख लो और इसको हम यूज़ करेंगे समझने के लिए आगे। ओके बच्चों, 1 मिनट के अंदर वापस से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन प्रूफ, ठीक है, मेरे साथ करो, बोलते जाना हर लाइन। अगर दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच है एंगल थीटा और मुझे उनका रिजल्टेंट निकालना है, तो मैं एक वेक्टर को वहीं पर रखूंगा और दूसरे को आगे स्लाइड करूंगा। कब तक स्लाइड करूंगा? जब तक एक का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड ना कर जाए। जैसे ही कोइंसाइड कर जाएगा रुक जाऊंगा और पहले के टेल से दूसरे के हेड तक एक वेक्टर बना दूंगा। ये होगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड, अगर पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो स्मॉल a मान लो। स्मॉल a मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। स्मॉल a इसका लेंथ है, इसका लेंथ है स्मॉल b, और मुझे इसका लेंथ कैलकुलेट करना है जिसको मैं मान रहा हूँ स्मॉल c।
स्मॉल सी की वैल्यू निकालने के लिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये हो गया b साइन थीटा, ये हो गया b कॉस थीटा, पूरा बेस हो गया a प्लस b कॉस थीटा। ओके, और अब बड़ा हाइपोटेनस कैसे निकाला, c इज इक्वल्स टू अंडर रूट a प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, c इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आता है थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। तो हमने पहली चीज़ क्या कैलकुलेट करी कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता है और उनके बीच का एंगल पता है, मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, ये पता होना चाहिए। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। बस इतना लेंदी नहीं लिखते हैं, किसी को भी आलस आ जाएगा, इसलिए क्या लिख देते हैं इसको शॉर्ट में, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और क्या लिख सकते हैं, अगर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, हमने रिजल्टेंट की लेंथ कैलकुलेट करना सीख ली, वेरी गुड। अब हमें रिजल्टेंट का एंगल भी कैलकुलेट करना है। ये जो रिजल्टेंट आया, ठीक है, लगभग इस डायरेक्शन में आया ये रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट आया, इसका और ए वेक्टर के बीच का एंगल फाई भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में देखते रहना, ठीक है। ये सी है, ये बी साइन थीटा है और ये ए प्लस बी कॉस थीटा है। तो सी की वैल्यू पता होने से पहले ये दोनों वैल्यूज पता थी हमको, और हमको ये वाला एंगल निकालना है फाई। तो ध्यान से देखो बच्चों, tan phi where phi is the angle between a vector and resultant vector कौन सा है, a vector प्लस b vector। एंगल बिटवीन a vector and resultant vector कितना आएगा, tan phi, ठीक है। बड़े वाले ट्राइंगल में ये b साइन थीटा, बेस a प्लस बी कॉस थीटा, और पर हाइपोटेनस जो निकालना था वो c। तो tan phi की वैल्यू होती है, tan थीटा हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, b साइन थीटा, और बेस कितना है, a प्लस बी कॉस थीटा। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं ऐसे याद रखता था कि रिजल्टेंट और a वेक्टर के बीच अगर एंगल निकालना है तो फॉर्मूले में a अकेला आएगा। समझ में आया, क्योंकि कंफ्यूजन तो हो ही जाता था, यहाँ पर a ऊपर आएगा, b नीचे आएगा, b ऊपर आएगा, a नीचे आएगा। तो जिसके साथ एंगल निकालना है रिजल्टेंट का, अगर रिजल्टेंट का एंगल a वेक्टर के साथ निकालना है, यहाँ पर a अकेला आएगा। अगर रिजल्टेंट का एंगल b के साथ निकालना होता तो यहाँ पर b अकेला आता, a साइन थीटा अपॉन a कॉस। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। आपको अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना आता है और रिजल्टेंट की ए वेक्टर से डायरेक्शन कैलकुलेट करनी आती है, ठीक है। इस पर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहली बार वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे और यहीं से डिसाइड होगा कि किन लोगों की फिजिक्स स्ट्रांग रहेगी और कौन फिजिक्स को हमेशा गालियाँ देंगे, ठीक है। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, आई होप तुम्हारा भी फेवरेट सब्जेक्ट बने। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो टाइम लेके देखना, ठीक है। टाइम लेके मतलब तुमको कैलकुलेशंस करनी होंगी, सिर्फ देखने के लिए मत देखना, ठीक है।